हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर। और इस चैप्टर में हम इससे पहले दो पार्ट पढ़ चुके हैं। एक पार्ट में जैसे कि आपको पता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था कास्ट इन द पास्ट, यानी कि अतीत जो भूतकाल था उसमें कास्ट सिस्टम क्या था, उसका स्वरूप क्या था। और उसके बाद हमने पढ़ा कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट, यानी कि जो कॉलोनी पीरियड था, औपनिवेशिक काल था, ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पर कास्ट सिस्टम कैसा था, ये हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। और आज स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे कास्ट इन द प्रेजेंट, यानी कि समकालीन समय में, आज के टाइम में जाति का स्वरूप, यानी कि जाति का समकालीन स्वरूप। तो स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, उस पर लिखा है इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद का जो भारत है उसमें कास्ट सिस्टम शुरुआती दौर में कैसा था। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हालांकि 1947 में भारत का आज़ाद होना बहुत बड़ी घटना थी, खासकर भारत के लिए। और लेकिन इसके बाद भी हम कभी कहीं ना कहीं अपने अतीत से, जो कोई कॉलोनी पीरियड में हमको मिला था, उससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं ले पाए और उसी को कुछ समय के लिए हम ढो रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, उन्होंने इस कास्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ कास्ट सिस्टम, तो आज़ादी के बाद का जो परिप्रेक्ष्य था उसमें केवल आज हम कास्ट सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो कास्ट सिस्टम के लिए, यानी कि जो ये जातीय व्यवस्था थी, इसमें सुधार लाने के लिए, इसके एबोलिशन के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने प्रयास किया और उनके प्रयास बड़े सार्थक और कामयाब भी रहे। तो आज हम इस फर्स्ट पॉइंट में वही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे उन सोशल रिफॉर्मर ने इसके लिए प्रयास किया और कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर वे थे। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ज्योतिबा फूले, पेरियार अम्बेडकर, ये सोशल रिफॉर्मर्स के नाम इसमें लिखा हुआ है। तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एफर्ट्स टू द ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड पर्टिकुलरली द अनटचेबल कास्ट इज predated the nationalist movement having begun in the second half of the 19th century। यानी कि दलित जो वर्गों और विशेषकर स्टूडेंट्स जो अस्पृश्य, यानी कि अछूत जो थे, अनटचेबल जिनको कहा गया था, सो कॉल्ड समझी जाने वाली जो जातियां थी, उनको संगठित करने के लिए प्रयत्न किया गया। और वो प्रयत्न जो है राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुए उनके द्वारा किया गया, जो कि उनकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही प्रारंभ हो चुके थे। यानी कि 19वीं जो शताब्दी थी उसका जो उत्तरार्ध था, कहीं ना कहीं इनके प्रयास उस समय से ही हो चुके थे। और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इस तरह के बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स ने ऐसे प्रयास किए। तो शुरुआत में इसके प्रयास का श्रेय किन किन को जाता है, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। This was an initiative taken from both ends of the caste spectrum by upper caste progressive reformers as well as by members of lower castes such as Mahatma Jyotiba Phule and Baba Saheb Ambedkar in the Western India। यानी कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो इन सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा किए गए। किनके द्वारा, यानी कि जो जातीय अधिक्रम था, आपने हैरार्की पढ़ा, कास्ट सिस्टम में हैरारिकल होता है, ये जो हैरार्की पढ़ा, अधिक्रम, यानी कि कुछ को ऊंचा रखा गया कुछ को नीचा। तो इस अधिक्रम में जितने भी ऊंचे या नीचे सभी प्रकार के सभी जातियों के द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए गए, जिनमें से कि सिरों में उच्च कही जाने वाली जो, यानी कि उच्च स्थान वाली जो जातियां थी, जो प्रगतिशील सुधारकों, और नीची समझने जाने वाली जो जातियां थी, तो उन दोनों में इस तरह के प्रयास किए गए। और नीची समझे जाने वाली जातियों में से कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इस तरह के प्रयास किए। तो कहने का आशय स्टूडेंट्स ये है
कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वे अपर कास्ट के भी थे और लोअर कास्ट के भी, और उनका जो प्रयास था, जो एक हेरारिकल, जो कि कॉलोनी पीरियड में एक तरह से मोहर लग गई थी उन पर कि ये कुछ पोल्यूटेड है कास्ट, कुछ प्योर है, तो उस एक जो मानसिक एक सेट हो गया था उसको तोड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए एक प्रयास किया गया, जिसमें कि सोशल रिफॉर्मर शामिल थे, जिनमें कि नाम ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो कि पश्चिमी भारत से आते थे, और दक्षिणी जो है यानी कि साउथ जो है उसमें से भी अयान काली, श्री नारायण गुरु, त्योदीदास एंड पेरियार, जिनका कि नाम E.V. रामास्वामी नायकर था, इन द साउथ, यानी कि साउथ भारत से, दक्षिणी भारत से आने वाले कुछ सोशल रिफॉर्मर थे, जिनका नाम अयान काली था, श्री नारायण गुरु, योतिदास और पेरियार जिनका कि नाम रामास्वामी नायकर था। तो ये सभी सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए बहुत प्रयास किए। जो एक अंतर बना दिया गया था कि ये पॉल्यूशन और ये प्योर हैं, तो इस तरह से प्योरिटी का जो एक सो कॉल्ड एक एंगल बना दिया गया था, उसको ख़त्म करने का प्रयास इन सोशल रिफॉर्मर्स ने किया। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे का पढ़ते हैं। जैसे कि आप सेकंड पॉइंट देख पा रहे होंगे, द अबोलिशन ऑफ कास्ट, यानी कि जो उन्मूलन है कास्ट को समाप्त करने का जो प्रयास है जाति का, वो किस तरह से किया गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इन सोशल रिफॉर्मर के द्वारा तो बहुत अच्छे प्रयास किए ही गए, जो कि आज तक भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं और हम इन लोगों को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। लेकिन स्टेट ने भी कास्ट को अबोलिश करने के लिए बहुत प्रयास किए, जिनमें कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट के कुछ प्रयासों में से सबसे पहले रिजर्वेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले लिखा है रिजर्वेशन, यानी कि एक तरह से आरक्षण देना फॉर SC एंड STs, यानी कि जो नीची जातियां समझी जाती थी, जिन्हें ये माना जाता था कि पोस्ट वैदिक पीरियड जो ब्राह्मण काल था, जो वो ये माना जाता है कि इन ब्राह्मणों के द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे, जिससे कि ये जो शूद्राज थे, जो वर्ण सिस्टम था उसमें शूद्राज जो थे, या जाति सिस्टम था जो उसमें नीचे की जो जातियां थी, उनको पढ़ने का अधिकार, यज्ञोपवीत धारण करने का, उपनयन संस्कार का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। तो एक तरह से मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा से अलग हो गए थे। तो इस तरह से उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्टेट के द्वारा उनको रिजर्वेशन दिया गया। किसको स्टूडेंट्स? SC और STs। मैं आपको फिर रिकॉल करा दूं कि आपने इससे पहले वीडियो में भी पढ़ा है कि SC और STs यानी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां जो है वो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उसकी देन है, यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया की देन है SC और STs। तो इस तरह से SC और STs में उन जातियों को रखा गया जो डिप्रेस्ड थी, जो कि अनटचेबल मानी जाती थी, जो कि पोल्यूटेड मानी जाती थी समाज के द्वारा। तो उन जातियों के लिए स्टेट ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया, जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रयास था। उसके बाद उसमें बहुत तरह के स्टेट ने भी और सोसाइटी ने भी कास्ट सिस्टम को अबोलिश करने के लिए प्रयास किया, जिनमें से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उस टाइम पर, यानी जो फैक्ट्रीज, जो कंपनीज थी उस टाइम पर, उनमें नो कास्ट रूल्स इन द जॉब क्रिएटेड इन द मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कास्ट रूल नहीं था जॉब क्रिएट करने के लिए, यानी कि जाति आधारित कोई जॉब उनमें नहीं होती थी, और जो भी जॉब या जो भी इसमें वैकेंसीज होती थी उनको भरा जाता था केवल योग्यता के आधार पर, ना कि जाति और धर्म के आधार पर। तो इस तरह से इसने भी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया जाति को ख़त्म करने का, उन्मूलन करने का। इसमें स्टूडेंट्स एक था अर्बनाइजेशन। जैसे कि आप जानती हो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण।
जो अर्बनाइजेशन था यानी कि गांव से लोग एक तरह से माइग्रेट हो रहे थे सिटीज़ की तरफ, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी शहरों की संख्या बढ़ी है, उनका क्षेत्रफल बढ़ा है, लोग काम की तलाश में शहरों में गए, वहाँ इकट्ठे रहे, और कहीं ना कहीं जाति जो थी वो कमज़ोर पड़ती चली गई। वहाँ पहचान का एक जो आपका आइडेंटिटी या आपकी पहचान, उसके लिए जाति की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए अर्बनाइजेशन ने भी इस सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को बहुत कमज़ोर करने का प्रयास किया, और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और इससे आगे स्टूडेंट जैसे कि आप देख पाएंगे, थर्ड पॉइंट क्या है, इन द कल्चरल एंड डोमेस्टिक स्पेयर्स। अब स्टूडेंट्स देखो, इसमें जो कल्चरल और डोमेस्टिक स्पेयर्स यानी कि जो सांस्कृतिक और जो घरेलू क्षेत्र थे, घरेलू क्षेत्र मीन्स क्या कि जो लोकल का जो फील्ड था, और जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक जो रूप से वो कहीं ना कहीं जाति सिस्टम को कमज़ोर नहीं कर पाई। यानी कि मैं आपको बता दूं आसान भाषा में, अगर आप कल्चरल एंड डोमेस्टिक स्पेयर्स को देखोगे, इनके प्रयास को देखोगे कि कास्ट सिस्टम इनका क्या योगदान रहा, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि आज़ाद भारत में अंतरजातीय विवाह भी बहुत हुए, और शहरीकरण भी जैसे कि आपने पढ़ा आया, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन भी आया, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया जाति को कमज़ोर। कहीं ना कहीं इनके बावजूद भी, परिवर्तनों के बावजूद, चेंजेस के बावजूद भी कास्ट सिस्टम कमज़ोर नहीं हो पाया। इसीलिए थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है एज इट इज़, यानी कि जो ये एक प्रकार था, एक प्रयास था, वो सफल नहीं हो पाया जाति सिस्टम को कमज़ोर करने में, कास्ट सिस्टम को कमज़ोर करने में, क्योंकि अंतरजातीय विवाह भी होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कास्ट सिस्टम में कि एंडोगेमस होते हैं कि अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं करते और अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। तो इसके बाद भी, अंतरजातीय विवाह के बाद भी, आधुनिकीकरण को अपनाने के बाद भी, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज थी उसमें काम करने के बाद भी, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कल्चरल रूप से और डोमेस्टिक स्पेयर्स में ये जातियाँ कमज़ोर नहीं हो पाई। तो स्टूडेंट्स ये एक प्रकार से था कि कास्ट इन द प्रेजेंट यानी कि जो जाति थी उसका समकालीन रूप कैसा था। आइए इससे आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, न्यू कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इसमें कुछ नई संकल्पनाएं वो भी इजाद हुई इस चैप्टर में, और इसको इजाद करने का श्रेय यानी कॉइन्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। जो ये थे एम.एन. श्रीनिवास यानी कि मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास जी, जिनके की पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास जी। तो इनके द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से, सेंसिटाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट, ये दिए गए, बताए ज्ञान के बारे में। और ये क्या है स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सेंसिटाइजेशन के लिए मैंने एक वीडियो अलग से ही बनाई हुई है, और आगे के चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे, लेकिन यहाँ सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो है, इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, इससे ज़्यादा इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेंसिटाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है, क्या सेंसिटाइजेशन में होता क्या है वो आप समझो इससे पहले। तो सेंसिटाइजेशन स्टूडेंट्स एक प्रोसेस है, और वो कौन सा प्रोसेस है? सेंसिटाइजेशन रेफर टू ए प्रोसेस वेयर बाय मेंबर्स ऑफ ए यूजुअली मिडिल और लोअर caste attempt to raise their own social status by adopting the rituals, beliefs, domestic and social practice of a caste of higher status। यानी कि एक तरह से प्रयास किया जाता है मध्यम और नीची जातियों के द्वारा हायर कास्ट की जो रिचुअल्स हैं, जो बिलीव्स हैं, जो उनके कल्चर हैं, उसको अपनाने का प्रयास किया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है सेंसिटाइजेशन, ये बहुत पहले का है, यानी कि भारत जब आज़ाद हो उससे भी बहुत पहले का, कॉलोनी पीरियड के भी शुरुआती दौर का। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता आई
जैसा कि आपने पहली वीडियो में पहले पार्ट में भी पढ़ा स्टूडेंट्स कि कैसे हर्बर्ट रिजले ने जो सेंसस कराया था जो कि बेस्ड था कास्ट पर, यानी कि कास्ट बेस्ड था, तो उसमें उसने एक हायरार्की बनाई, अधिक्रम बनाया, जिसमें कि जातियों को ऊपर से नीचे स्थान दिया गया प्योरिटी के आधार पर। तो उस टाइम आपने जैसे कि जाना कि एक तरह से होड़ मच गई थी, कास्टिज के अंदर होड़ मच गई थी, जिससे वे अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे कि हम प्योर हैं, हमारी कास्ट प्योर है, और उसके लिए उन्होंने एविडेंस भी दिए, प्रूफ भी दिए। और वे कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? जैसा कि आपने पहली वीडियो में पढ़ा कि उन्होंने रिचुअल्स एविडेंस दिए, उन्होंने स्पिरिचुअल्स एविडेंस दिए, हिस्टोरिकल एविडेंस दिए उन्होंने, और इन्होंने कहा कि इतिहास के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर हमारी जाति ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस तरह का ही एक प्रोसेस है जिसमें कि एक लोअर कास्ट, जिसको कि तथाकथित लोअर कास्ट बोल दिया गया, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, इंसान छोटा बड़ा, लेकिन उसको बना दिया गया तो वो अपना जो स्थान है वो सिक्योर करने के लिए और अपने आप को हायर सिद्ध करने के लिए, अपर सिद्ध करने के लिए एक प्रयास करता था, जो अडोप्ट करता था। जैसे कि उस टाइम पर अपर कास्टीज मानी जाती थी, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय। तो इस तरह के उनके जो कल्चर को अपनाने का प्रयास, यानी कि शाकाहारी बनना, स्वच्छ रहना, सुबह स्नान कर पूजा करना, और इस तरह के जो उनके बहुत सारे प्रयास हैं, उनके जो काम हैं, उसको अपनाने का एक प्रयास किया जाता था और अपने आप को उच्च जाति का एक तरह से दर्शाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आज के टाइम जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सेंसिटाइजेशन जो एक शब्द है जो कि किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा अपनी उपयोगिता रखता था, लेकिन आज के टाइम पर बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि आज कोई भी कास्ट अपने आप को अपर कास्ट या हायर कास्ट प्रूव करने का प्रयास ही नहीं करता। क्यों? इसका कारण है स्टूडेंट्स, आपको भी पता है, मुझे पता है, रिजर्वेशन। यानी कि रिजर्वेशन के लालच में, चक्कर में जो अपर कास्ट हैं वो भी अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करती हैं कि वो लोअर कास्ट से है, वो पोल्यूटेड कास्ट है, वो गरीब है, वो कहीं ना कहीं जो संपन्नता है उससे परे है। तो आज होड़ दूसरी है, बिल्कुल उल्टा है। तो सेंसिटाइजेशन एक पूर्व की घटना है और उसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर जो है, और मैंने इससे पहले वीडियो बनाई भी है उसकी, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर चैनल पे। तो आइए, जो दूसरा कंसेप्ट था, दूसरी टर्म जो है डोमिनेंट कास्ट, ये भी कॉइन्ड बाय एमएन श्रीनिवास है। और इसमें क्या है, ये डोमिनेंट कास्ट क्या होती है? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, डोमिनेंट कास्ट इस एक तरह से ये है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति विशेष, यानी कि जो स्पेशल पर्टिकुलर कोई कास्ट होगी, उसकी संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि मेजोरिटी में जो कास्ट होगी वो डोमिनेंट कास्ट है, और उन्हीं के पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, या आर्थिक में आप मान लो कि वही लोग, उनके पास में लैंड्स के राइट हैं, यानी कि लैंड राइट्स उन्हीं के पास में हैं, वही जमींदार लोग हैं, उनके पास ही ज़मीनें हैं, और वही लोग जो है राजनीति में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, अपना हाथ रखते हैं, और उन्हीं लोगों का वर्चस्व उस क्षेत्र विशेष में होता है। तो उस क्षेत्र विशेष की उस कास्ट को बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट। यानी कि एमएन श्रीनिवासन, मैंने आपको सीधी सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। एक बार मैं रिकॉल करा दूं स्टूडेंट्स आपको कि डोमिनेंट कास्ट क्या है, कि किसी क्षेत्र विशेष में उस जाति की संख्या का ज़्यादा होना, और उसी जातियों के पास, उन्हीं जातियों के पास जो है पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, जो सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, वे उनके पास होना। जैसे कि वे लैंड के जो राइट्स हैं उन्हीं के पास होना, यानी कि ज़मींदार लोग, वही ज़मीनें उन्हीं के पास में होना, और जितने रिसोर्सेज हैं वहाँ पर उन्हीं का कब्जा होना उस कास्ट का। तो उस कास्ट को बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट, यानी कि वो डोमिनेट करती है उस क्षेत्र में। और डोमिनेंट कास्ट का अगर मैं उदाहरण आपको बताऊं, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आप, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ले लो, तो आपको उसमें यादव कास्ट ऐसी नजर आएंगी। कर्नाटक में बोकलिंग, आंध्र प्रदेश में रेड्डीज और जो खम्मा है वे लोग, वे वहाँ डोमिनेंट कास्ट है। महाराष्ट्र में मराठे हैं,
पंजाब हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है यानी कि वेस्ट यूपी है उनमें जाट हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस जाति का वर्चस्व है उनमें से कौन है? जाट और ठाकुर, यानी कि ज़्यादातर ये जाट हैं। और गुजरात में पाटीदार यानी कि पटेल लोग जो है वो डोमिनेंट कास्ट है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सेंसिटाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट दोनों को, और जो प्रेजेंट में कास्ट सिस्टम है आपने उसे भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।